का दिन बहुत अहम है। 17 साल बाद दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेता देश में लौटा है। ढाका से इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दें। थोड़ी देर में रैली स्थल पर पहुंचने वाले हैं तारिक रहमान। तारिक रहमान की रैली में लाखों लोग पहुंच चुके हैं। ढाका के 300 फीट इलाके में तारिक रहमान की रैली होने वाली है। तारिक रहमान की रैली में बांग्लादेश फर्स्ट का स्लोगन रखा गया है। वहीं इससे पहले तारिक रहमान अपनी पत्नी जुबैदा और बेटी जायमा के साथ सुबह लगभग 11:30 बजे बांग्लादेश पहुंचे। 6314 दिन के बाद अपने मुल्क को वापसी करने वाले तारिक रहमान का खैर मकदम बीएनपी के तमाम शीर्ष राजनेताओं ने किया है और वो अपनी जो है माता खालिदा जिया से भी मिले हैं। एयरपोर्ट पर पहले उनका भव्य स्वागत हुआ है और ढाका में उस ग्राउंड पर लाखों की भीड़ मौजूद है जो तारिक रहमान को सुनना चाह रहे हैं। तारिक रहमान के पास बांग्लादेश का कौन सा नक्शा है, क्या भविष्य है, वो उनके स्पीच में दिखेगा। उस स्पीच को सुनने के लिए ढाका में लोग पहुंचे हैं। अब 17 सालों का एक इंतजार, 17 सालों के बाद लौटे। जब देश से गए थे तब छवि अच्छी नहीं थी उनके, तब भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे थे। उन आरोपों के बाद बीमार पड़े, इलाज के नाम पर लंदन पहुंचे और उसके बाद से कभी लौटे ही नहीं। अब जब लौटे हैं तो परिस्थितियां बांग्लादेश में बदल चुकी हैं। उन पर लगे हुए तमाम आरोप उनसे वापस ले लिए जा चुके हैं। उनको क्लीन चिट और पाक साफ बता दिया गया है। तो अब एक सफेद पोश, एक अलग छवि के साथ वो ढाका पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत, बीएनपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। खालिदा जिया से मिले हैं जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इस समय बड़े स्ट्रांग, और तारिक रहमान को ही भावी प्रधानमंत्री के रूप में माना भी जा रहा है। ढाका में उनके भाषण का अब सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत की भी इस पर निगाहें, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के रहते हुए उन्होंने हर संभव प्रयास किया है कि भारत के साथ रिश्तों को खराब किया जाए। लेकिन क्या तारिक रहमान उसी राह पर चलेंगे या एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता बांग्लादेश को देंगे? मोहम्मद यूनुस के समय में या शेख हसीना की सरकार को अस्थिर करने के लिए जिन शक्तियों को अनलीश किया गया, उन शक्तियों ने बांग्लादेश को पहले ही बहुत क्षति पहुंचाई है। तो उन शक्तियों को तारिक रहमान के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी उनको शांत रखना। तारिक रहमान के बांग्लादेश वापसी में जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, उससे तकरीबन यह साफ हो चुका है कि बांग्लादेश में जो बिना विपक्ष के चुनाव प्रस्तावित है, उस मुकाबले का वॉकओवर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बेगम खालिदा जिया के बेटे की पार्टी को ही मिलने वाला है। 19 साल के बाद एक बार फिर से बीएनपी बांग्लादेश की कमान संभाल सकती है और इसके मुख्य किरदार हैं खालिदा के बड़े बेटे तारिक रहमान। और इसी खबर पर ढाका से ही हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आशुतोष, सबकी निगाहें हैं तारिक रहमान की स्पीच पर। आप भी बता रहे थे कि लाखों की आबादी पहुंची उनको सुनने के लिए। भारत क्या कुछ उम्मीद लगाए? देखिए, ये उम्मीदें भारत इस पर होंगी कि आज अपने भाषण में क्या कहते हैं। क्या वो सिर्फ आंतरिक मसलों को देखेंगे? क्योंकि जाहिर है, देखिए, पहली जिम्मेदारी किसी भी नेता की ये होगी कि अपने घर को ठीक करे। घर ठीक होगा तो बाहर की परिस्थिति, बाहर के रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। तो अभी उनकी जो चुनौतियां हैं वो बांग्लादेश को ये आश्वासन देना कि अब वो लौटे हैं तो उम्मीदें लेकर के लौटे हैं। उनके लिए उम्मीदें लाए हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा। भारत की नजर इस पर होगी कि आज जो बातें कहेंगे, बीएनपी का ये चुनावी कार्यक्रम होगा और संभवतः बीएनपी की अगर सरकार बनती है तो उनकी नीतियां भी होंगी। उन नीतियों में पड़ोसी देशों के लिए क्या कुछ है, चाहे वो चीन हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो या फिर सबसे करीबी मित्र भारत हो। सबसे बड़ा देश उनके करीब है वो है भारत। ऐसे में ये देखना होगा कि जो रिश्ते में कड़वाहट आई है, एक आंतरिक सरकार बहुत फैसले ले नहीं पाती और इन रिश्तों को खराब करने में यहाँ के चरमपंथी संगठनों की भूमिका बहुत ज्यादा रही है। और ऐसे में वो क्या कहेंगे? हालांकि बहुत संभावना, भी जो लोगों से मेरी बात हो रही, नेताओं से, वो कह रहे हैं कि बहुत संभावना कम है कि वो भारत के साथ किसी रिश्तों पर कहें। लेकिन जब बीएनपी के नेताओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जो रिश्ता सबसे पुराना है वो खराब कैसे होगा। खालिदा जिया भी तो आखिर भारत के मान्य विचारों में अगर आक्रामकता रही हो, लेकिन रिश्ते तो उन्होंने भी आखिर बेहतर बनाए ही थे। तो ऐसे में पूरी संभावना ये है कि दरअसल वो बातें कहें और जब वो किसी पद पर होंगे तब उनकी मुलाकात होगी, भारतीय नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी, व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भारत से बातचीत होगी। और जब ऐसा होगा तो रिश्ते फिर से ठीक किए जाएंगे। लेकिन ये बहुत कुछ समय पर निर्भर करेगा और अभी जो बांग्लादेश के लिए समय है वो समय बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि लिबरल थॉट के साथ जहां से आ रहे हैं लिबरल थॉट लेकर आए होंगे और उसी तरह का रवैया भी अख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया। कोई विपक्ष नहीं है, चुनावों के नाम पर एक मजाक, क्योंकि वॉकओवर क्लियर बीएनपी के लिए है और बीएनपी बांग्लादेश के अब 19 सालों के बाद कमान संभाल सकती है और इसका सबसे बड़ा चेहरा, मुख्य किरदार कोई और नहीं बल्कि खालिदा जिया के बड़े बेटे तारिक रहमान रहने वाले हैं।
बांग्लादेश की तारीख में समर्थकों का ऐसा समंदर किसी निर्वासित नेता के लिए कभी नहीं उमड़ा। बांग्लादेश की सियासत बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का यूं खैर मकदम करेगी, ये खुद तारिक रहमान ने भी नहीं सोचा होगा। वही तारिक रहमान जो 17 साल बाद बांग्लादेश लौट रहे हैं, तो उनसे चंद लम्हों की दूरी पर प्रधानमंत्री की कुर्सी नजर आ रही है। बांग्लादेश के सियासी हालात और अंदरूनी समीकरण कुछ ऐसे बन गए हैं कि तारिक रहमान से बड़ा चेहरा आज की तारीख में बांग्लादेश में कोई नजर नहीं आ रहा है। 1967 में जन्मे तारिक रहमान पूर्व राष्ट्रपति और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक जियाउर रहमान के बेटे हैं। 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी खालिदा जिया की बीमारी के बाद ये पार्टी के सर्वे सर्वा बन चुके हैं। 23 साल की उम्र में बीएनपी के साथ राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले तारिक को विरासत में सियासी कुर्सी मिलती गई। 1991 के चुनाव में खालिदा और हसीना की सियासी टक्कर में तारिक रहमान ने अपना मजबूत किरदार निभाया और तब बीएनपी बांग्लादेश की सत्ता तक पहुंची। लेकिन जैसा कि बांग्लादेश की बुनियाद के वक्त से ही सियासत, कट्टरपंथ और फौजी ताकत के बीच कुर्सी की रस्साकशी चलती रही है, एक बार फिर जब बांग्लादेश में सत्ता बदली तो तारिक रहमान के ऊपर सियासी शिकंजा कसना शुरू हो गया। साल 2007 में तारिक रहमान को भ्रष्टाचार के मामले में 18 महीने के लिए जेल भेजा गया। जेल में तारिक बीमार पड़े और विदेश में इलाज की रवायत को निभाते हुए लंदन चले गए। लंदन में रहते हुए भी तारिक रहमान को बांग्लादेश में हत्या, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से जुड़े कई और मामलों में दोषी ठहराया गया और रहमान का बांग्लादेश लौटना तकरीबन नामुमकिन हो गया। लेकिन वक्त ने फिर करवट बदली और बांग्लादेश में भारत विरोधी लहर पैदा करके कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश की चुनी हुई हसीना सरकार का तख्ता पलट करके तारिक रहमान के सारे गुनाह माफ कर दिए। इसके बाद से तारिक रहमान की राजनीति का नया सवेरा शुरू हुआ। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख यूनुस से मुलाकात से लेकर जमात के साथ गठबंधन तक बीएनपी ने बांग्लादेश में चुनावी बिसातें बिछानी शुरू कर दी। अब बांग्लादेश में तारिक रहमान ज्यादा आक्रामक, ज्यादा राष्ट्रवादी, ज्यादा भारत विरोधी रुख वाले नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल की सूरत में यही रुख तारिक रहमान को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। आज तक ब्यूरो। तारिक रहमान बांग्लादेश तो लौट चुके हैं, सत्ता की कुर्सी भी उनके लिए तैयार नजर आ रही है, लेकिन आज बांग्लादेश का माहौल सामान्य नहीं है। एक तरफ कट्टरपंथियों का बढ़ता प्रभाव तो दूसरी तरफ आंदोलन करने वाले छात्रों की उम्मीदें और तीसरी तरफ बांग्लादेश की जमहूरियत पसंद आम आवाम की आकांक्षाओं में संतुलन बनाना तारिक के लिए आसान होगा नहीं। और इनमें सबसे बड़ी चुनौती कट्टरपंथ बढ़ाता है, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। बांग्लादेश में छात्र नेता की हत्या के बाद कट्टरपंथियों के निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू आते हैं, तो ढाका में क्रिसमस के ठीक पहले भीड़ पर पेट्रोल बम फेंक दिया जाता है। ढाका के मोग बाजार चौराहे पर अफरा तफरी मच जाती है। बांग्लादेश मुक्ति योद्धा संसद सेंट्रल कमांड के सामने फ्लाईओवर के नीचे एक युवक मृत हालत में पड़ा दिखता है। सामने चाय की दुकान नजर आती है। भीड़ में दहशत है। बम निरोधी दस्ता मौके पर पहुंच जाता है। हाथी झील पुलिस स्टेशन के अंदर न्यू एस्कॉटन इलाके में ये असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के पास की मुख्य सड़क थी। रमना डिवीजन की पुलिस मौके पर मौजूद थी। डीसीपी मसूद आलम बताते हैं कि ये पेट्रोल बम था जो फ्लाईओवर के ऊपर से फेंका गया था। पुलिस के मुताबिक ये घटना शाम करीब 7:10 की है। जब युवक चाय की दुकान पर चाय पीने आया तो फ्लाईओवर से उसके ऊपर बम फेंक दिया गया। हमला करने वाले का मकसद क्या था, इसे लेकर पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस इलाके में मौजूद 2 चर्च को लेकर संवेदनशीलता के हालात हमेशा से रहे हैं। ऐसे में क्रिसमस के ठीक पहले चर्च के बाहर पेट्रोल बम से धमाके के पीछे कट्टरपंथी ताकतों की साजिश के हाथ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आज तक ब्यूरो। ढाका के जिस मोग बाजार इलाके में कल शाम ये क्रिसमस से ठीक पहले धमाका हुआ था, वहां पर आज क्रिसमस के दिन क्या हालात है, हमारे एक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने वहां से रिपोर्ट भेजी है जो आपको दिखा दें।
क्रिसमस के ठीक पहले और तारिक रहमान के आने के ठीक पहले बीती शाम 7:30 बजे यहीं पर एक धमाका होता है। एक युवक यहाँ पर चाय पीने आता है और अचानक इसी जगह पर, जहाँ पर एक बगल में चर्च है और ठीक इस फ्लाईओवर से एक बॉम्ब फेंका जाता है। लोकली दरअसल वो पेट्रोल बम है जिसे यहाँ कॉकटेल बम कहा जाता है, और बॉम्ब यहाँ पर जैसे फिरा है वो शख्स यहाँ पर चाय पीने आता है, उसके सर पर लगता है बॉम्ब और तुरंत घटनास्थल पर उसकी मौत हो जाती है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, सीआईडी, डिटेक्टिव ब्रांच और ढाका पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस बीच तक जमात इस्लामी जो है उसके अमीर जो है डॉक्टर शफीकुर रहमान वो भी कह रहे हैं कि एंटी बांग्लादेश एलिमेंट जो है वो यहाँ पर हालात खराब कर रहे हैं। यहाँ ठीक बगल में एक चर्च भी है और आज के ही दिन तारिक रहमान का आगमन भी है। उसके ठीक पहले बांग्लादेश में आपको बता दें कि आचार संहिता भी लागू है और इस बीच में न सिर्फ मॉब हिंसा, न सिर्फ कानून व्यवस्था धराशायी होना, बल्कि बॉम्ब अटैक कई सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं। बांग्लादेश में ढाका से आशुतोष मिश्रा, आज तक। आज बांग्लादेश लड़ रहा है, बांग्लादेश की आवाम लड़ रही है, बांग्लादेश की जमहूरियत पर जहालियत के कब्जे के खिलाफ लड़ रही है। बांग्लादेश के इंसाफ पसंद आवाम जोर जबर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हिंसक नहीं है, गांधीवादी तरीके से ये लड़ाई जारी है। 18 दिसंबर को बांग्लादेश में जब हिंसा हुई तो कट्टरपंथियों के निशाने पर ऐसे मुकाम आए जो मजहबी कट्टरपंथियों की जहालत की निशानी पेश कर रहे थे। बांग्लादेश की भाषा, संस्कृति, भाईचारे की मशाल जलाए रखने वाली संस्था छायानट की इमारत कट्टरपंथियों के निशाने पर थी। चंद मिनटों के अंदर छायानट को लूट खसोट तोड़ फोड़ करके आग के हवाले कर दिया गया। ये दो तस्वीरें बांग्लादेश में बनाए जा रहे माहौल की बानगी पेश करती हैं, जिसमें एक तरफ मुल्क की तारीख, तरबियत और तासीर को मिटाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरे में इस पागलपन की साक्षात तस्वीर भी सामने नजर आती है। ये सिरफिरा ढाका यूनिवर्सिटी की मधुर कैंटीन का फर्नीचर तोड़ रहा है। वो कैंटीन जिसने बांग्ला जुबान के लिए हुई जंग की तारीख देखी है, जो दमन और दरिंदगी के खिलाफ उन विद्रोह और मुक्ति युद्ध की यादें समेटे हुए है। उस कैंटीन के फर्नीचर को मजहबी नारों के साथ तोड़ने फोड़ने की कोशिश की जा रही है और ऐसा करने वाले की मानसिक हालात का अंदाजा इन तस्वीरों से भी लगाया जा सकता है। ये सिरफिरा जिस मधुर कैंटीन के फर्नीचर तोड़ रहा था उसका इतिहास 104 साल पुराना है। ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर साल 1921 में मधुसूदन डे ने इसकी शुरुआत की थी, जो बाद में छात्र आंदोलन, बांग्ला भाषा आंदोलन और मुक्ति संग्राम का केंद्र बनकर उभरा था। मार्च 1971 में मधु डे की हत्या की तारीख समेटे मधुर कैंटीन बांग्लादेश की जीवटता की मिसाल है, जिससे कट्टरपंथी तहस नहस करना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश इन कट्टरपंथियों से लड़ रहा है। आवाम की आवाज को दबाने की जितनी कोशिश की जा रही है वो इतनी ही मजबूती से उठ रही है। बड़े ही रचनात्मकता से लिखा है कि मेरा स्कूल क्यों तोड़ा। जैसे बांग्लादेश में बंगाली भाषा में जो लिखा है इसका मतलब है मेरा स्कूल क्यों तोड़ा। ये छायानट है। बांग्लादेश अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपनी कला के लिए भी जाना जाता था, लेकिन जब हिंसा का दौर शुरू हुआ 18 दिसंबर को, तो न सिर्फ संस्थानों पर हमला हुआ बल्कि उन जगहों को भी निशाना बनाया भीड़ ने जो संस्कृति, कला को बढ़ावा देते थे। तो छायानट दरअसल बांग्लादेश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। बड़े बड़े गायक यहाँ से निकले हैं और आप देखिए नजरुल इस्लाम जैसे कवि जिन्होंने 3000 से ज्यादा रचनाएं की हैं। बांग्लादेश के ऐसे कवि, ऐसे गीतकार जो प्यार को बढ़ावा देते हैं। दरअसल फंडामेंटलिस्ट जो है उनको लगता था कि ये तो एंटी इस्लामिक है, इस्लाम के विरोध, और इसीलिए जब भीड़ आई तो उन्होंने इस जगह को निशाना बनाया। वहां पर शीशे तोड़ दिए इस इमारत के पूरे, अंदर सब कुछ तहस नहस कर दिया, जो इंस्ट्रूमेंट थे उसको तोड़े। अभी भी हिंसा के कुछ निशान, यहाँ भी आगजनी की करने की कोशिश की, लेकिन आगजनी वो कर नहीं पाए क्योंकि उस समय सही समय पर यहाँ पुलिस पहुंच गई थी। और अब जो तोड़फोड़ के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस और रैपिड एक्शन जो बटालियन है वो इस पूरे इलाके की हिफाजत कर रही है। और हिफाजत की ये तस्वीरें दरअसल बहुत सारे सवाल ये खड़ा करती हैं कि आखिर बांग्लादेश में इन उपद्रवियों को बढ़ावा किसने दिया, कानून व्यवस्था में भरोसा क्यों नहीं रहा, क्यों आखिर जगह जगह पर इस तरह से पुलिस रैपिड एक्शन बटालियन खड़ी है। संस्थानों पर हमला, मीडिया कर्मियों को मारना पीटना, लोगों को मारना पीटना, अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग और मीडिया संस्थानों को आपके हवाले करना, और तो और उन जगहों को, कला और संस्कृति जो हमेशा प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देते हैं, भाईचारे अमन की बात करते हैं, उन्हें गैर इस्लामिक करार देकर के आखिर भीड़ ने निशाना क्यों बनाए। ये छायानट बांग्लादेश की सभ्यता संस्कृति का एक प्रतीक है, लेकिन अब कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। बांग्लादेश ढाका में ग्राउंड जीरो पर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।